तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के बौद्ध प्रदेश। तो उसको हम कितने भागों में पढ़ रहे थे? 4 भागों में। थार का मतलब अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी का पठार। तो उसमें से हमने एक पढ़ा था कल पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने % क्षेत्रफल है, कितना जनसंख्या है, ये सब हमने देखा था कल। और कितनी नदियां हैं, ये कितने बेसिन बनाते हैं? 4 बेसिन बनाते हैं। और माई बेसिन कितने भागों में बटा हुआ है? 3। चप्पन का मैदान, बांग्ला प्रदेश, काठल का मैदान। तो इन सब के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो आज हम दूसरा बौद्ध प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरा बौद्ध प्रदेश है, दूसरा बौद्ध प्रदेश पढ़ेंगे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय मरुस्थल प्रदेश, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, यानी थार रेगिस्तान। थार का मरुस्थल इसको हम कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यह कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। यानी हमारा राजस्थान है, इनको 4 बौद्ध प्रदेशों में बांटा गया है। तो पश्चिमी मरुस्थल कौन कौन सी भाग है? यानी पश्चिमी मरुस्थल यानी पश्चिमी राजस्थान। मान के चलो यह राजस्थान है, यह राजस्थान है। तो ये तो पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी और ये मध्य हो गया। तो ये पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में हम अध्ययन करेंगे। पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, यह भी रेगिस्तान का ही भाग है। चुरू, झुंझुनू, ये कुछ भाग भी है। तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी इतने जिलों में फैला हुआ है। तो आज उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यह कितने क्षेत्रफल में। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब निर्माण कैसे हुआ, यानी मरुस्थल बना है तो इसका निर्माण कैसे हुआ। तो पहले कहते थे, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति किस कब हुई थी? नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प के प्लेइस्टोसीन, प्लेइस्टोसीन काल में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी, अवशेष में हुई। यहाँ पर एक भूगोलवेता थे, इनका नाम था सिरिल पोक्स तथा बेलर्ड पोल ने कहा कि यानी ये मरुस्थल था पहले। तो यह टर्सरी काल तक थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था। यानी ये थार का मरुस्थल था, पहले समुद्र के नीचे था, यानी टर्सरी काल में। लेकिन नूतन महाकल्प में यह धीरे धीरे मतलब समुद्र से खिसका था और खिसक कर यहाँ पर मतलब मनुष्य के द्वारा अतिचारण हुआ, यानी पशुचारण हुआ, मतलब अनेक गतिविधियां करके जब बहुत सारे समय में इस मरुस्थल का निर्माण हुआ था। तो ये वैसे तो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों में यह रेगिस्तान फैला हुआ है। तो अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के बारे में, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में इसका कितना क्षेत्रफल है, कितने में फैला हुआ है? तो इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है 61.11%, इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ा था, वो कितने % पे फैला हुआ था? 23% पे।
और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है, कितनी निवास करती है, 40%। और पूरी मैदान में कितनी करती थी, 40%। यानी वहां पर 23% तो क्षेत्रफल था और 40% जनसंख्या रहती थी, और यहाँ पर 61% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या रह रही है। यानी अधिक क्षेत्रफल होते हुए भी 40% यानी कम जनसंख्या रह रही है। इसका कारण क्या है, रेगिस्तान, मरुस्थल। यानी मनुष्य वो अपनी आधारभूत सुविधाएं होती हैं, खाना पीना रहना उड़ना सब चीज होती है, तो मरुस्थल में तो ज्यादातर प्राप्त नहीं हो सकती, कृषि वगैरह नहीं होती, तो वहां पर जनसंख्या कम रहने का कारण एक यह भी है। और पूरी मैदान पर तो यहाँ पर कृषि वगैरह सब चीज, व्यापार उद्योग सब चीज होता है, तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या रहती है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा कौन सी है, यहाँ पर मृदा पाई जाती है रेतीली। यहाँ पर मृदा पाई जाती है रेतीली। इसको वैज्ञानिक रूप में क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एंटीसोल और एल्डीसोल। ये वैज्ञानिक मृदा है। यानी वैसे तो रेतीली मृदा आम भाषा में, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने मृदा को कितने भागों में बांटा था, वो आप मृदा विभाजन पढ़ेंगे, उसको 5 भागों में बांटा था, एंटीसोल, एल्पीसोल और एरिडीसोल और इंसेक्टिसोल और बल्टीसोल, ये 4-5 भागों में बांटा गया था। इनमें से 2 भाग हैं, एक तो एंटीसोल, एक एरिडीसोल। यहाँ पर ये 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और ये रेगिस्तान है ना, ये विश्व में कौन से स्थान पे, क्षेत्रफल में और जनघनत्व में, यानी जनघनत्व में, यानी यहाँ पर जनघनत्व यानी जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। और मतलब विश्व में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उसका स्थान फर्स्ट है। यानी ऐसा मरुस्थल है विश्व में यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। लेकिन विश्व में ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है, तुमने पढ़ा होगा गोबी मरुस्थल और कौन से मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, जो मरुस्थल होते हैं, तो यहाँ पर मतलब जनसंख्या कम पाई जाती है, जनघनत्व कम होता है। ये सबसे अधिक जनघनत्व वाला रेगिस्तान भाग है। अब देखते हैं कि मरुस्थल के प्रकार, यानी मरुस्थल कितने प्रकार का है, यानी हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, ये कितने प्रकार का है, मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार होंगे ना, कैसे मरुस्थल है, रेती रेत है वहां पे, कि पत्थर पत्थर है, कि पथरील है, कि कैसे, तो 3 भागों में बांटा गया है हमारे राजस्थान के मरुस्थल को। तो पहला है कौन सा, अम्बाला, अम्बाला मरुस्थल। अम्बाला मरुस्थल क्या है, एक चट्टानी यानी चट्टानी पथरीला भाग है। यहाँ पर चट्टान है और थोड़ी पथरीला, और जो खा पे फैला हुआ है, पोखरण, बालोतरा और फलौदी। पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में, तो पोखरण, फलौदी और बालोतरा, इन 3 जिलों में फैला हुआ है अम्बाला। ये पथरीला चट्टानी भाग है। और एक है रेग मरुस्थल। ये मरुस्थल के प्रकार है ना, तो ये मरुस्थल के प्रकार है। एक इसे कहते हैं मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल मतलब यहाँ पर रेत भी होगी, चट्टान भी होगी, पथरीला भी होगा, तो ये अम्बाला के चारों ओर पाया जाता है। यानी ये अम्बाला मरुस्थल है ना, इसके चारों, यानी ये अम्बाला मरुस्थल हो गया, तो इसके चारों ओर ये रेग मरुस्थल पाया जाएगा। और तीसरा है इर्ग मरुस्थल। इसे संपूर्ण महामरुस्थल और मान मरुस्थल कहा जाता है। यानी ये मान मरुस्थल है, यानी यहाँ पर मरुस्थल सबसे अधिक पाया जाता है, यानी इर्ग मरुस्थल है। और जो कौन कौन से भागों में फैला है, जैसलमेर, बाड़मेर, क्योंकि पश्चिमी जिले हैं तो यहाँ पर ही तो मिलेंगे मरुस्थल। तो
जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिनमें पाया जाता है। एक है लघु मरुस्थल, एक है लघु मरुस्थल। एक कहाँ पर फैला हुआ है, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात से बीकानेर के मध्य। मतलब इसका अधिक नाम नहीं आता है लघु मरुस्थल का, क्योंकि यह कुछ भाग गुजरात में भी फैला हुआ है, इसलिए इसका मतलब राजस्थान में नहीं मतलब इसको नहीं मानते हैं। तो ये तीन ही मरुस्थल है जो संपूर्ण मतलब राजस्थान में फैले हुए। इसका कुछ भाग लघु मरुस्थल गुजरात में, तो इसको नहीं मानते हैं राजस्थान का। यानी अब ये हमारे मरुस्थल के भाग यानी कितने भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि हम जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर इस मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थल, एक जिला तो यानी 12 जिले यानी 13 जिले में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। तो क्या सभी जिले एक जैसे होंगे कि एक जैसे मरुस्थल होगा, नहीं। तो इसको मतलब जलवायु के आधार पर यानी बरसात वगैरह के आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है। यानी एक तो मान मरुस्थल, मान को क्या कहते हैं, अति शुष्क महान मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल, ये तीन नाम है इसके। और दूसरा है अर्ध शुष्क, यानी यहाँ पर कम सूखा हुआ, यानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वनस्पति भी मिलेगी, बरसात भी होती होगी। मान मरुस्थल यानी यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्योंकि एक अरावली है, ये हमारा राजस्थान है मान के चलो, ये पतंगाकार राजस्थान हुआ, जो THL ने इसका आकार दिया, यही आसान होता है बनाना, तो इसी को बना रही हूँ। तो यानी ये हमारा राजस्थान हुआ। तो इसमें एक अरावली पर्वतमाला, यानी यहाँ पर एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। यानी एक तो इधर के पश्चिमी भाग, इधर हो या पूर्वी भाग, यानी अरावली है ना, एक पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में। तो इधर की पश्चिमी भाग में यानी 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इधर यानी 50 से अधिक होती है। 50 से अधिक कहते भी हो सकती है, 100-200 कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर फिर इसमें भी ये 50 सेंटीमीटर है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी एक तो अर्ध शुष्क, एक शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, ये है महान मरुस्थल की। मतलब यहाँ पर सिर्फ 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से तो ज्यादा जाएगी नहीं वर्षा। और एक है अर्ध शुष्क, यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महान मरुस्थल में कौन कौन से जिले, जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ पर मतलब 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है जैसलमेर और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों पर। अब इसको भी दो भागों में बांटेंगे मान मरुस्थल, यानी यहाँ पर रेत ही रेत होगी, ना तो बरसात है ना कुछ भी है, तो यहाँ पर रेत होंगी, यानी टीले होंगे, रेत के टीले। उन टीलों को कहेंगे स्तूप। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक है बालू का मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ पर बालू का स्तूप यानी रेत की टीले पाए जाएंगे, उन्हें तो बालू का युक्त कहेंगे, जिनको नहीं पाए जाएंगे मुक्त होंगे। तो ये 41% भाग पर नहीं पाए जाते हैं, और 58% यानी 58.5% पर ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मान मरुस्थल के बारे में। अब मान मरुस्थल देखते हैं, तो मान मरुस्थल के बाद में आप देखेंगे कि बालू का स्तूप युक्त और मुक्त प्रदेश। ऐसे ही अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है ना, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी बांटा गया है 4 भागों में, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है अर्ध शुष्क को, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी वर्षा होगी ना, तो इसको मतलब प्रदेशों में यानी
बांटा गया है। तो एक तो है गग्गर प्रदेश, और दूसरा है शेखावाटी। ये पहला, दूसरा, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है गोंडवाना प्रदेश यानी लूड़ी बेसिन, गोंडवाना प्रदेश। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मान मरुस्थल। मान मरुस्थल में भी देखेंगे कि कौन कौन से बालू का स्तूप है, कौन कौन से नहीं है। तो अब हम देखते हैं मान मरुस्थल में बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त यानी यहाँ पे बालू नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, जैसलमेर यानी रेत के टीले नहीं है 41% पर,